Hello guys, let us discuss anthropology. हमने वेरियस टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। आप मेरी वीडियोस को वॉच कीजिएगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं अपने यूट्यूब चैनल में। उसमें मैंने एंथ्रोपोलॉजी सिलेबस में जितने भी सारे टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स को, टॉपिक्स को और सब टॉपिक्स को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है विद एग्जांपल्स। तो आप मेरी हर वीडियो स्टार्टिंग से लेके अंत तक देखेंगे, वॉच करेंगे, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी, आपका नॉलेज बेस बढ़ जाएगा, आप कॉन्फिडेंस फील करोगे। आज भी हम एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। अब टॉपिक कौन सा है वो मैं आपको बताता हूं, कौन सा टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपने टॉपिक को समझना है, मगअप नहीं करना है। जो मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगा, उन पॉइंट्स को आपने नोट डाउन करना है। आपने टॉपिक को समझने की कोशिश करनी है और आपको वेरियस टॉपिक्स जो होते हैं सिलेबस में हैं, उनको आपस में आपको रिलेट करना आना चाहिए। अगर आप एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक के साथ कोरिलेट कर सकते हैं तो आपको डेफिनेटली एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देगा। आपने अपने आंसर्स में केस स्टडीज, रीसेंट केस स्टडीज को कोट करना है। आपने अपने आंसर्स में डायग्राम्स बनानी है, फ्लो चार्ट्स बनाने हैं। ओके, आपका आंसर आपने इस तरह से लिखना है, क्वेश्चन की डिमांड को आपने प्रॉपरली एड्रेस करना है। टू द पॉइंट आपने आंसर लिखना है। आपके आंसर में इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बॉडी पार्ट होना चाहिए और कंक्लूजन होना चाहिए। केस स्टडीज एग्जाम्पल्स आपने हर क्वेश्चन में 2-3 एग्जाम्पल्स आप दो, मिनिमम 2 एग्जाम्पल्स तो आपको देनी ही है। और एग्जाम्पल या फिर केस स्टडीज सेम चीज है, उनको आप कोट करिए अपने आंसर राइटिंग में। आप जब नोट्स बनाते हैं तो आप पहले से साथ साथ में आप केस स्टडीज बनाइए और उनका मल्टीपल रिवीजन कीजिए। आप आर्टिकल्स पढ़िए। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की एनुअल रिपोर्ट्स आती हैं, वहां पे आपको बहुत सारी केस स्टडीज मिल जाएंगी। न्यूज़पेपर्स में ट्राइबल्स के ऊपर कोई ना कोई रिसर्च स्टडी पब्लिश होती है, न्यूज़पेपर में आर्टिकल आता है, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। हमने आपको आज जो टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे, आइए हम देखते हैं वो टॉपिक क्या है और हम शुरुआत करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ट्राइबल कास्ट कॉन्टिन्यूम, कैसे ट्राइबल पीपल और कास्ट सिस्टम कैसे आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे में एसिमिलेट हो रहा है, वो हमने देखा। हमने केस स्टडी करी कोंद एंड आर्य,
कौंद एंड ओरिया ट्राइब की, जिनमें आपको ये स्टडी की थी एफजी बेली ने। ट्राइबल कास्ट कॉन्टिन्यूम उन्होंने स्टडी किया एफजी बेली ने, तो इनको किसने प्रेरणा दी? इनको प्रेरणा देने वाले जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उनका नाम था रॉबर्ट रेडफील्ड। तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने फॉक अर्बन कॉन्टिन्यूम को इंट्रोड्यूस किया था। ओके, एक बुक उन्होंने लिखी थी। ओके, फॉक एंड अर्बन कल्चर ऑफ जुकांटन। तो उस बुक में उन्होंने फॉक और अर्बन कल्चर को डिटेल में डिस्क्राइब किया था। इन फोक और अर्बन की जो कॉन्टिन्यूस बेसिस पे इंटरेक्शन होती है उसको समझाने की कोशिश की थी। उसी पैटर्न में जो एफजी बेले थे उन्होंने ट्राइबल कास्ट कॉन्टिन्यूम को स्टडी किया कौंद एंड ओरिया ट्राइब में। तो इन्होंने बताया कि जो कौंद एंड ओरिया ट्राइब हैं तो ये इनकी आपस में ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी होने के कारण हमें ट्राइबल और कास्ट कॉन्टिन्यूम देखने को मिलता है। कहने का मतलब है कि कौंद एंड ओरिया ट्राइब में आपको कुछ ट्राइबल्स के फीचर्स मिलेंगे और कुछ आपको कास्ट के फीचर मिलेंगे। तो इसकी रेलेवेंस तो है ही है, कासस भी हैं। रेलेवेंस इसकी है कि ये सोशल चेंज जो सोसाइटी में हो रही है उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। ये हमारा जो ट्रेडिशनल सोशल सिस्टम है उसको ये इवेल्युएट करता है। डेवलपमेंटल प्लानिंग जब करनी होती है, जब एनजीओस या गवर्नमेंट डेवलपमेंटल प्लानिंग करती है तो वो पहले जानते हैं कि कोई ट्राइब है या कास्ट है या कोई कम्युनिटी है वो ट्राइबल कास्ट कॉन्टिन्यूम में कहाँ पे वो एग्जिस्ट करती है, किस स्टेट में वो एग्जिस्ट करती है। उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि इनके लिए कौन सी प्रोग्राम, डेवलपमेंटल स्कीम या पॉलिसी इनके लिए फॉर्मुलेट करनी है और इम्प्लीमेंट करनी है। और ट्राइबल कास्ट कॉन्टिन्यूम ये भी बताता है कि एज सच कोई ट्राइब और कास्ट, प्योरली ट्राइब और प्योरली कास्ट आपको नहीं मिलते हैं सोसाइटी में। ओके, ये हम जब ट्राइबल कास्ट कॉन्टिन्यूम को पढ़ते हैं तो आपने इन सब चीजों को, इन सब पॉइंट्स को आपने अपने आंसर राइटिंग में मेंशन करना है। सैक्रेड कॉम्प्लेक्स देखते हैं हम। तो सैक्रेड कॉम्प्लेक्स जो है सैक्रेड कॉम्प्लेक्स हम डिस्कस करेंगे। अब सैक्रेड कॉम्प्लेक्स एक ऐसा कंसेप्ट है, इसको कंसेप्ट को देने वाले का नाम था एलपी विद्यार्थी। तो इन्होंने बुक लिखी सैक्रेड कॉम्प्लेक्स इन हिंदू गया। तो सैक्रेड कॉम्प्लेक्स इन हिंदू गया में इन्होंने सैक्रेड कॉम्प्लेक्स के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया। तो एलपी विद्यार्थी ने सैक्रेड कॉम्प्लेक्स स्टडी किया हिंदू गया का।
ओके, तो अब इन्होंने कहा कि सैक्रेड कॉम्प्लेक्स में 3 कंपोनेंट्स आते हैं। एक आती है सैक्रेड ज्योग्राफी, एक आती है सैक्रेड स्पेशलिस्ट और सैक्रेड परफॉर्मेंसेस। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। ओके, तो अब मिल्टन सिंगर जो थे उन्होंने बुक लिखी थी ट्रेडिशनल इंडिया स्ट्रक्चर एंड चेंज। ट्रेडिशनल इंडिया स्ट्रक्चर एंड चेंज मिल्टन सिंगर ने बुक लिखी थी। तो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कल्चरल ज्योग्राफी का, कल्चरल परफॉर्मेंस का, कल्चरल स्पेशलिस्ट का, कल्चरल ज्योग्राफी, कल्चरल परफॉर्मेंस, कल्चरल स्पेशलिस्ट और कल्चरल मीडिया। ओके, तो मिल्टन सिंगर ने कहा कि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं कल्चरल ज्योग्राफी, कल्चरल परफॉर्मेंस, कल्चर स्पेशलिस्ट एंड कल्चरल मीडिया, ओके, तो ये जो कॉन्सेप्ट हैं ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, बनाते हैं कल्चरल कॉम्प्लेक्स, और इनके बीच में आपस में इंटरेक्शन हो रही है। तो उन्होंने एचपी विद्यार्थी ने ये फॉर्मुलेट किया कल्चर सैक्रेड कॉम्प्लेक्स को। ओके, तो इनकी जो फाइंडिंग्स थी इनकी स्टडीज की, तो क्या थी? वो थी सैक्रेड ज्योग्राफी। सैक्रेड ज्योग्राफी मीन्स एरिया दैट इज सैक्रेड। कोई भी होली सिटी है, जैसे बोध गया एग्जाम्पल ले लीजिए, तो इनके 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो सैक्रेड पार्ट होता है, एक सेकुलर पार्ट होता है। अब जो सैक्रेड पार्ट होता है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जो इसके अंदर सैक्रेड सेंटर होता है, क्योंकि यहाँ पे राइट्स रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं। और सैक्रेड सेंटर, सेकुलर सेंटर, सेकुलर पार्ट में क्या होता है, यहाँ पे आपको आइडल मिल जाएगी। टेम्पल आइडल हो सकती है, टेम्पल के अंदर जो रखी जाती है, ट्री हो सकता है, बाथिंग गार्ड हो सकता है। तो ये सैक्रेड पार्ट है, सैक्रेड ज्योग्राफी। अब सैक्रेड ज्योग्राफी की बात करें, फॉर एग्जाम्पल इन गया सैक्रेड ज्योग्राफी बहुत सारे टेम्पल्स आपको मिलते हैं। वहां पे आपको ग्रेट ट्रेडिशन भी मिलेगा। ग्रेट ट्रेडिशन के अंदर आपको लिटिल ट्रेडिशन मिलेगा। वहां पे आपको प्लांट्स मिल जाएंगे, आपको एनिमल्स मिल जाएंगे, आपको स्नेक वर्शिप वहां पे मिल जाएगी। ओके, तो सैक्रेड ज्योग्राफी क्या है? इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सैक्रेड पार्ट, एक होता है सेकुलर पार्ट। सैक्रेड पार्ट जो होता है वहां पे सैक्रेड सेंटर होता है, और ये टेम्पल हो सकता है, टेम्पल के अंदर मूर्ति रखी हुई, उसको बोलते हैं हम सैक्रेड सेंटर। उसके बाद सैक्रेड सेंटर के बाद आपको क्या मिलता है? आपको इसको हम बाथिंग गार्ड हो सकता है, प्लांट हो सकता है, ट्री हो सकता है। तो इसको हम क्या होता है कि हम डिवाइड किस में करते हैं? सैक्रेड सेंटर को हम डिवाइड करते हैं, इसके ये एक छोटा सर्कल होता है जिसको हम सैक्रेड सेंटर बोलते हैं। इससे बड़े सर्कल को हम बोलते हैं क्लस्टर, उससे बड़े सर्कल को हम बोलते हैं सेगमेंट, उससे बड़े सर्कल को हम बोलते हैं जोन, और उससे बड़े सर्कल को हम बोलते हैं क्षेत्र। तो क्षेत्र एक बड़ा सर्कल है सैक्रेड ज्योग्राफी में, लार्ज एरिया है इसका, और ये एग्जिस्ट करता है सर्कल अराउंड सैक्रेड सेंटर। तो सैक्रेड आपको
क्षेत्र मिलेगा, क्षेत्र के बाद आपको सेगमेंट मिल जाए, जोन मिल जाएगा, उसके बाद आपको सेगमेंट मिल जाएंगी, सर्कुलर होती हैं ये, उसके बाद फिर आपको क्लस्टर मिल जाएगा और उसके बाद आपको सेंटर मिल जाएगा। ओके, तो हर सेंटर की अपनी इंपॉर्टेंस है। हम बात करते हैं सैक्रेड परफॉर्मेंसेस। अब सैक्रेड परफॉर्मेंसेस क्या होता है, वहीं पे सैक्रेड सेंटर के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ रिचुअल्स होते हैं, कुछ राइट्स होते हैं, वो परफॉर्म किए जाते हैं किसके द्वारा, वर्शिपर देव द्वारा। ओके, और राइट्स क्या हो सकते हैं, रिचुअल्स क्या हो सकते हैं, मेडिटेशन हो सकती है, यज्ञ हो सकता है, प्रेयर्स हो सकती हैं, है ना, डोनेशंस हो सकती हैं, मंत्रास का रिसाइटेशन हो सकता है, आरती हो सकती है, हवन हो सकता है, रिसाइटेशन हो सकती है, मेडिटेशन हो सकती है। ओके, सो ये ग्रेट ट्रेडिशन है। अब ग्रेट ट्रेडिशन के साथ लिटिल ट्रेडिशन भी एग्जिस्ट करता है सेंटर का में, तो जिसको हम बोलते हैं फोक सॉन्ग्स, ये लिटिल ट्रेडिशन का पार्ट है। भजन ये लिटिल ट्रेडिशन का पार्ट है। ओके, तो एक हिंदू वर्ल्ड में गया क्या है, एक यूनिक प्लेस है। एस यहाँ पे जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, उनकी जो फाइनल राइट्स जो होती हैं हमारे एंसेस्टर्स की, वो परफॉर्म की जाती है, जिसको हम बोलते हैं गया श्राद्ध। तो हम सैक्रेड ज्योग्राफी को एक्सप्लेन किया हमने, बिग सर्कल, बोध गया टेम्पल है, आइडल जो रखी हुई वो क्या है, सैक्रेड सेंटर है, कोई बाथिंग कार्ड है वो भी सैक्रेड सेंटर है, मेन प्लेस है। ठीक है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि राइट्स परफॉर्म किए जाते हैं यहाँ पे, उसका सैक्रेड परफॉर्मेंसेस है। सैक्रेड परफॉर्मेंस जो है ये राइट्स और रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं सैक्रेड सेंटर में, और वर्शिपर द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें मंत्रास का रिसाइटेशन हो सकता है, यज्ञ हो सकता है, मेडिटेशन हो सकता है ना, आरती हो सकती है, हवन हो सकता है, डोनेशंस हो सकती हैं, आर्टिस्टिक परफॉर्मेंसेस हो सकती हैं। और इसमें लिटिल ट्रेडिशन में भी इसमें आता है। अब लिटिल ट्रेडिशन में क्या क्या होता है, वहां पे फोक डांसेस होते हैं, फोक सॉन्ग्स होते हैं। ओके, तो गया बेसिकली एक यूनिक प्लेस है। गया रेलेवेंस है इसकी, एक यूनिक प्लेस है, क्योंकि जो लास्ट फाइनल जो राइट्स होती हैं, ओके, हमारे एंसेस्टर्स के, डेड एंसेस्टर्स के, वो परफॉर्म किए जाते हैं बोध गया में, जिसको हम गया श्राद्ध बोलते हैं। ओके, देन सैक्रेड स्पेशलिस्ट। हु आर सैक्रेड स्पेशलिस्ट? पुजारी हो सकते हैं, प्रीस्ट हो सकते हैं। तो दे आर प्रेजेंट इन, दे आर एसोसिएटेड विद डिफरेंट सेंटर्स, सैक्रेड सेंटर्स, एंड डू सैक्रेड परफॉर्मेंसेस। ओके, and for them pilgrims who are coming to Bodh Gaya, for them pilgrims are their clients. So गया में एक पर्टिकुलर जाति है, गयावाल ब्राह्मण्स, कास्ट है वहां पे, गयावाल ब्राह्मण्स। तो इनकी ये वहां पे परफॉर्म करते हैं गया श्राद्ध, गयावाल ब्राह्मण। अब विद्यार्थी ने कहा कि जो गया है वो एक लिटिल ग्रेट ट्रेडिशन का पार्ट है, बट इसके साथ साथ आपको वहां पे लिटिल ट्रेडिशन के एलिमेंट्स भी आपको वहां पे मिल जाएंगे।
और यहाँ पे आपको फोक प्रीस्ट मिल जाएंगे, गया श्राद्ध, प्रेयर्स, सैक्रेड परफॉर्मेंसेस वहां पे होती हैं। तो ये क्या होते हैं, ये बेसिकली प्रीस्ट हो सकते हैं जो कि परफॉर्म करते हैं सैक्रेड परफॉर्मेंसेस, वर्शिप करते हैं वहां पे। और पिलग्रिम जो होते हैं वो इनके क्लाइंट्स होते हैं, उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ओके, अब देखा जाए तो प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो आज के सिचुएशन में गया में गया श्राद्ध करे जाते हैं, ठीक है। और ये जो परफॉर्मेंसेस हैं, रिचुअल्स हैं, ये ग्यावाल ब्राह्मण्स करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको जजमानी रिलेशनशिप भी मिलता है। ग्यावाल ब्राह्मण्स क्या हैं, जजमानी रिलेशनशिप है। ओके, तो ये क्या कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं किनको, जो वहां पे क्लाइंट्स आते हैं, वहां पे पिलग्रिम्स आते हैं। तो जो पीपल होते हैं, लोग होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री से आते हैं वहां पे, और वहां पे क्या करते हैं, इंटरेक्शन होती है वहां पे। तो सैक्रेड कॉम्प्लेक्सेस क्या हैं बेसिकली, ये एक सेंटर्स इनको बोला जाता है सिविलाइजेशन, दे आर रिगार्डेड एज सेंटर्स ऑफ सिविलाइजेशन। वहां पे पूजा होती है, मेडिटेशन होती है, प्रीस्ट वहां पे ज्ञा श्राद्ध कराते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज साइट है हिंदूज के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो फाइनल राइट्स होते हैं एंसेस्टर्स के, जो हमारे एंसेस्टर्स के, वो यहाँ पे किए जाते हैं। उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पे मेडिटेशन होती है, यज्ञ होते हैं गया में। ओके, तो गया बेसिकली है सैक्रेड कम्प्लेक्स की तरह काम करता है। ओके, तो बेसिकली ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट है इंडियन सिविलाइजेशन का। तो ये हमें सोशल सिस्टम को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। तो स्टडी की होलिस्टिक स्टडी करने में, सोसाइटी की होलिस्टिक स्टडी करने में हमें हेल्प प्रोवाइड करता है। सोशल चेंज को अंडरस्टैंड करने में कोशिश हेल्प करता है। तो ये इंडियन सिविलाइजेशन का ये इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। और इसके अंदर बहुत सारे ट्रेडिशंस हैं, रिचुअल्स हैं, है ना। और ये ट्रेडिशंस हो गया, रिचुअल्स हो गया, परंपराएं जो है वो जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वहां पे होती हैं। लोग ऑल ओवर इंडिया से वहां पे जाते हैं, इवन फॉरेन से भी वहां पे जाते हैं। श्राद्ध, गया श्राद्ध वहां पे होता है, वहां पे सैक्रेड स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो वहां पे करते हैं ये सब चीजें। तो इससे क्या होता है, इससे सैक्रेड कम्प्लेक्स को स्टडी करने से हमें, हमारी एक इम्पोर्ट ये डायमेंशन है सिविलाइजेशन की, तो हमें पता चलता है सिविलाइजेशन के बारे में। हमें पता चलता है कि हमारे जो रिचुअल्स हैं, कौन से रिचुअल्स, ट्रेडिशंस किए जाते हैं वहां पे, उसके बारे में पता चलता है। और एक सोसाइटी को एक होलिस्टिक स्टडी करने के लिए हेल्प करता है। इसमें यहाँ पे होता क्या है, जो सैक्रेड ज्योग्राफी है, सैक्रेड परफॉर्मेंसेस है या सैक्रेड स्पेशलिस्ट है, ये बेसिकली कल्चर सेंटर्स है। तो यहाँ पे क्या होता है, कल्चर जो है वो डिफ्यूज होता है यहाँ पे। ओके, तो ये सैक्रेड कम्प्लेक्स और इकोनॉमिक्स कैसे आपस में रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए जो
तिरुपति टेम्पल है, ठीक है। एक बर्टन स्टेन थे, तिरुपति टेम्पल की उन्होंने स्टडी की। एन इकोनॉमिक स्टडी ऑफ साउथ इंडियन टेम्पल, उन्होंने ये बताया कि जो टेम्पल है ये रिसोर्सेस को कलेक्ट करते हैं और फिर इसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है रिसोर्सेस को। जैसे जो वेल्थ होती है टेम्पल की, रिसोर्सेस होते हैं, उनको यूटिलाइज किया जाता है चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज करने के लिए, इकोनॉमिक सिस्टम को रन करने के लिए, लाइक चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, इरिगेशन के लिए। ओके, तो जो पिलग्रिमेज प्लेस होते हैं वो एक ट्रेड सेंटर बन जाता है, एज ए ट्रेड सेंटर का भी काम करता है, क्योंकि टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं। जैसे वाराणसी है, एक पिलग्रिमेज सेंटर है और ट्रेड सेंटर भी है, क्योंकि वहां पे साड़ीज के लिए फेमस है बनारस। ओके, तो ये ट्रेड सेंटर भी है, कल्चर सेंटर भी है, इकोनॉमिक सिस्टम भी है, एजुकेशन सेंटर भी है। ओके, तो यहाँ पे आपको रिचुअलिस्टिक स्टडीज होती हैं यहाँ पे, तो ये यहाँ पे रिचुअलिस्टिक स्टडीज की जाती हैं। अब फंक्शनल रेलेवेंस की बात करें सैक्रेड कॉम्प्लेक्स में। ओके, तो इनमें हमने देखा कि रेलेवेंस तो है भाई इसकी, प्रेजेंट सिचुएशन भी हमने देखी है ना। अब एक होता है सैक्रेड सैक्रेड पार्ट, एक होता है नॉन सैक्रेड पार्ट। सैक्रेड पार्ट में आ जाता है टेम्पल का कम्प्लेक्स, आइडल टेम्पल है, कोई बड़ा सा पुराना टेम्पल है। नॉन सैक्रेड पार्क में आ जाते हैं जो सराउंडिंग में पार्क्स हैं, जो स्कूल्स हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, दैट इज सेकुलर पार्ट। ओके, तो तिरुपति टेम्पल है, बॉटन स्टेन ने स्टडी की, वहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम स्टडी किया। उसके बाद एन के बोस जो थे, उन्होंने लिंगराज टेम्पल था उड़ीसा का, उसको स्टडी किया। ओके, तो ओके, तो लिंगराज टेम्पल को स्टडी किया उन्होंने, एन के बॉस ने उड़ीसा के लिंगराज टेम्पल को स्टडी किया जो कि उड़ीसा में है। तो उन्होंने बताया कि वहां पे डिवीजन है सर्विस की, वहां पे डिवीजन है सर्विसेज की। फॉर एग्जाम्पल शूद्र कास्ट के लोग वेरियस टास्क परफॉर्म करते हैं, लाइक लोअर कास्ट क्लोथिंग करनी है आइडल की, वो करते हैं। मूर्ति को कपड़े पहनाने हैं, वो करते हैं लोअर कास्ट के लोग। ये एनके बोस ने स्टडी किया, लिंगराज टेम्पल ऑफ उड़ीसा। तो इसके अलावा और भी बड़ी सारी स्टडीज हुई हैं सैक्रेड कॉम्प्लेक्स के ऊपर। ओके, तो एलपी विद्यार्थी ने जो सैक्रेड कॉम्प्लेक्स है बोध गया का, उसको स्टडी किया था, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी, समझने की कोशिश की थी। सैक्रेड कॉम्प्लेक्स काशी में स्टडी किया था विद्यार्थी ने। माखन झा जो थे, उन्होंने स्टडी किया सैक्रेड कॉम्प्लेक्स ऑफ जनकपुर, सैक्रेड कॉम्प्लेक्स ऑफ रतनपुर। जनकपुर रतनपुर का सैक्रेड कॉम्प्लेक्स जो स्टडी किया था वो माखन झा ने किया था। फिर अब बोध गया का स्टडी किया था एलपी विद्यार्थी ने। उसके बाद एन के बॉस ने स्टडी किया था
लिंगराज टेम्पल इन उड़ीसा का सैक्रेड कॉम्प्लेक्स स्टडी किया था। बी.एन. सरस्वती ने हॉली सर्किट ऑफ निमसार टेम्पल ऑर्गेनाइजेशन इन गोवा, हॉली सर्किट ऑफ निमसार, ये स्टडी किया था बी.एन. सरस्वती। ओके, अब देखा जाए तो मक्खन झा का वर्क जो था वो काफी उन्होंने, ये डिजर्व करता है अटेंशन को। तो और सैक्रेड कॉम्प्लेक्स को डिटेल में स्टडी किया इन्होंने। ओके, मक्खन झा ने स्टडी किया सैक्रेड कॉम्प्लेक्स ऑफ जनकपुर एंड सैक्रेड कॉम्प्लेक्स ऑफ रतनपुर। इनका जो सैक्रेड कॉम्प्लेक्स था मक्खन झा का, तो इन्होंने इनकी जो वर्क जो है वो डिजर्व करते हैं अटेंशन। ओके, क्योंकि इन्होंने एलपी विद्यार्थी हैं, मक्खन झा है, इन्होंने काफी काम किया। ओके, तो उसके बाद हम बात करते हैं नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स। तो देखो, तो ये इम्पोर्टेंट है ये। ओके, तो ये जो है, तो किस तरह से ये डिफ्यूजन का सोर्स बन जाता है, कल्चर डिवीजन का सोर्स बन जाता है, ये हमने पढ़ा। ओके, तो किस तरह से कुछ प्लेस हैं वो स्पिरिचुअल रहते हैं सेंचुरीज से। अगर हम वहाँ की पॉलिटिक्स चेंज हो जाए, कल्चरल कंटेक्स्ट वहाँ पे चेंज हो जाए, तब भी वो सेंचुरीज तक जो है वो वहाँ पे वो रहते हैं, स्पिरिचुअली इंपॉर्टेंट रहते हैं। ओके, तो हमने सैक्रेड कॉम्प्लेक्सेस की बात की इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है ना। तो पिंडदान होता है वहाँ पे, एक रिचुअल होती है पिंडदान। हम ऑफरिंग करते हैं एंसेस्टर्स को, और वो किस पिंडदान कौन करते हैं, पिलग्रिम्स करते हैं। ओके, तो ये 3 एलिमेंट्स का बना हुआ है। एक इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे एलपी विद्यार्थी, सैक्रेड कॉम्प्लेक्स ऑफ गया पढ़ा इन्होंने, इसके बारे में देखा, बताया। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स। तो नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें, तो इसको भी स्टडी करने वाले कौन थे, एलपी विद्यार्थी थे। ये कॉन्सेप्ट भी कॉम्प्लेक्स इसने दिया था, एलपी विद्यार्थी ने दिया था। तो इन्होंने बुक लिखी थी द मेलर, ए स्टडी इन नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स। तो इन्होंने मेलर ट्राइब की स्टडी की, द मेलर ए स्टडी इन नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स। ओके, तो
एक बिहार की हिल ट्राइब है, तो उनकी सोल ऑफ द कल्चर को स्टडी किया। हिल ट्राइब है बिहार की मेलर, तो उनके कल्चर को स्टडी किया। तो एलपी विद्यार्थी ने जो जूलियन स्टीवार्ट का कॉन्सेप्ट था कल्चरल इकोलॉजी, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके इन्होंने नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स को डेवलप किया। तो किस तरह से उनका आपस में इंटरेक्शन है। ओके, सो उन्होंने मैन को स्टडी किया इन रिलेशन टू नेचर एंड इन रिलेशन टू स्पिरिट। ओके, सो ये कम्प्लेक्स बनता कैसे है? ये कम्प्लेक्स बनता है ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ with nature and dependence on nature and belief in the supernatural and spirit world. Okay, so प्रोफेसर एलपी विद्यार्थी, इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट का ये मानना था कि जो कम्प्लेक्स है नेचर मैन स्पिरिट कम्प्लेक्स, वो कैसे उत्पन्न हुआ? वो उत्पन्न हुआ, इंटरेक्शन हो जाती है, कम्प्लेक्स इंटरेक्शन होती है ह्यूमन बीइंग की, नेचर के साथ इंटरेक्शन होती है, नेचर के ऊपर डिपेंडेंसी होती है, और साथ में सोल जो स्पिरिट वर्ल्ड होता है और उसका बिलीफ होता है सुपर नेचुरल वर्ल्ड में और स्पिरिट वर्ल्ड में, उसकी वजह से इंटरेक्शन होती है। ठीक है, तो इस कम्प्लेक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो जो कि आपस में इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है, इंटरेक्टिंग है। तो एग्जिस्टेंस, एक की एग्जिस्टेंस हम दूसरे की एग्जिस्टेंस के बिना हम इमेजिन नहीं कर सकते। We cannot imagine the existence of one without the existence of other. Okay? तो हम कल्चर को स्टडी करते हैं होलिस्टिक वे में। ओके, तो बुक जो लिखी थी द मेलर स्टडी इन नेचर मैन स्पिरिट कम्प्लेक्स, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो नेचर का मतलब होता है कि जो इंटरेक्शन होती है, मेलर जो हिल ट्राइब है बिहार की, बिहार में रहती है, उनकी इंटरेक्शन होती है नेचर के साथ, सराउंडिंग्स के साथ, इकोलॉजिकल सराउंडिंग्स के साथ। तो इनका ये मानना था कि जो फॉरेस्ट है, नेचर है, वो इनकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल, वाइटल रोल प्ले करता है, क्योंकि ये फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड होते हैं अपनी सर्वाइवल के लिए और लाइवलीहुड के लिए। और ये प्रैक्टिस करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं, फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, इनकी लाइवलीहुड उनके ऊपर चलती है, इनका सर्वाइवल उनके ऊपर चलता है। तो ये क्या करते हैं, वहां से फ्रूट्स लेते हैं, फ्यूल्स कलेक्ट करते हैं, रूट्स कलेक्ट करते हैं, हर्बल मेडिसिन वहां से कलेक्ट करते हैं, है ना। तो कॉटेज इंडस्ट्रीज के लिए वहां से रॉ मटेरियल लेते हैं, हंटिंग करते हैं। ओके, तो अब मैन क्या है? बेसिकली मैन बेसिकली सिग्निफाई करता है, इसमें हम इंक्लूड करते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ द ट्राइब। अब सोशल इंस्टीट्यूशन ट्राइब के क्या हो सकते हैं? वहां की फैमिली, मैरिज, ये सारा क्या है? सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो अब एवरेज मेलर जो है उसके 2 मेजर नीड्स होती हैं, एक फूड की नीड होती है और एक सेक्स की नीड होती है। ओके, तो अब जो सोशल स्ट्रक्चर वहां का जो बना हुआ है, जो सोशल इंस्टीट्यूशंस वहां पे बनी हुई हैं, उनका काम क्या है? उनका काम क्या है कि वो हेल्प करते हैं मेलर को फुलफिलमेंट करने के लिए, फूड की फुलफिलमेंट करने के लिए, हंगर को फुलफिलमेंट करने के लिए, और सेक्स को फुलफिल करने के लिए। तो मैन जो है बेसिकली वहां पे जंगल का उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि वो जंगल से रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, वहां से वो अपनी लाइवलीहुड उनकी चलती है, सर्वाइवल उनका चलता है, वहां से फ्रूट कलेक्ट करते हैं, वहां से टिम्बर कलेक्ट करते हैं, और वो कल्टीवेशन करते हैं।
शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। अब मैन का मतलब हो गया कि मैन में हम क्या डिस्कस करेंगे, जो सोशल इंस्टीट्यूशंस वहां पे हैं, और वहां पे जो सोशल इंस्टीट्यूशंस वहां पे है, मैरिज है, फैमिली है, उनका बेसिक एम क्या है, पर्पस क्या है, उनका पर्पस है हंगर को मिटाना, हंगर फॉर फूड एंड सेक्स। ओके, रिप्रोडक्शन करना, बच्चे पैदा करना। तो ये हम इससे हम ये समझते हैं। आप स्पिरिट की बात करें कि मेलर जो है वो बिलीव करता है स्पिरिट के ऊपर, सुपर नेचुरल वर्ल्ड के ऊपर, तो वो एंसेस्टर वर्शिप करता है, मेलर्स में होती है। तो उनका ये मानना है कि जो स्पिरिट होता है एंसेस्टर्स का, वो हमारी किस्मत बदलने में सक्षम होते हैं। तो वो क्या करते हैं, मेलर्स क्या करते हैं, वो गोसाइया की पूजा करते हैं, GOSSAYANS। तो गोसाइया की वो वर्शिप करते हैं, है ना। तो उनकी मर्जी के बिना, अनुमति के बिना वो कोई भी कार्य नहीं करते। ओके, तो गोसाइया बेसिकली है क्या वहां पे, तो नेचर उनकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन को दर्शाता है, स्पिरिट उनकी, वो क्या करते हैं, वो स्पिरिट के ऊपर विश्वास करते हैं, है ना। तो नेचर मैन स्पिरिट कम्प्लेक्स जो है वो दिया था आइडिया एलपी विद्यार्थी ने। तो बेसिकली ये एक मेथोडोलॉजिकल मॉडल है, बेसिकली ये मॉडल है, थियोरेटिकल है और मेथोडोलॉजिकल मॉडल है ये। तो इन्होंने ये बताया कि नेचर का प्रोडक्ट करें, मैन का प्रोडक्ट करें, स्पिरिट का कंप्लेक्ट करें, तो कल्चर निकलता है, कल्चर इज कांस्टेंट। ओके, तो फॉर्मूला दिया इन्होंने, टेक्नोलॉजी है, मैन्स डिपेंडेंस ऑन मैन, मैन्स डिपेंडेंस ऑन गॉड। अगर एक चेंज होती है, अगर कोई चेंज होती है किसी भी कंपोनेंट में, तो आपका जो है क्या होगा, अदर कंपोनेंट्स में भी आपको चेंज देखने को मिलेगी, क्योंकि ये कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो एलपी विद्यार्थी ने नेचर मैन स्पिरिट कम्प्लेक्स की स्टडी की थी। ओके, तो हम बेसिकली जो सैक्रेड कम्प्लेक्स है, नेचर मैन स्पिरिट कम्प्लेक्स है, ट्राइबल कास्ट कॉन्टिन्यूम है, वो हम इससे क्या करते हैं, हम जो रिलीजियस और कल्चर कम्प्लेक्शन है इंडियन विलेजेस का, हम कल्चर को स्टडी करते हैं। जो कम्प्लेक्स सिस्टम है रिलीजियस का, सोशल एंड रिलीजियस जो कम्प्लेक्शंस होती हैं रूरल विलेज में, उसको हम स्टडी करते हैं। तो ये पार्ट है विलेज स्टडीज का। ओके, तो अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी में इसका काफी ज्यादा रेलेवेंस है। तो इन्होंने क्या किया, जो ट्राइबल इंडिया की बात करें, विलेज की बात करें, तो डिफरेंट इंटरेक्शन होती है, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो कम्प्लेक्स है, रिलीजियस है, तो हम अंडरस्टैंड करते हैं सोसाइटी को, वहाँ की कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करते हैं, पॉलिसी फॉर्मेशन में हेल्प करता है ना। हम प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करते हैं और
सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो कल्चरल रिलेटिविज्म की बात करें, रिहैबिलिटेशन में भी देखो, एक तो सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। एक तो जो रिहैबिलिटेशन करनी होती है हंटिंग गैदरिंग कल्टीवेटर्स की, तो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में हेल्प करता है। तो डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स अगर आपने करने हैं, इम्प्लीमेंटेशन करने हैं उनके लिए, तो हम इस अप्रोच को अपना सकते हैं। ओके, तो ये डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स अगर हमने डिजाइन करने हैं ट्राइब्स के लिए, तो सैक्रेड कम्प्लेक्स, नेचर मैन स्पिरिट कम्प्लेक्स हेल्प कर सकता है। ये अगर रिहेबिलिटेशन करना है हंटिंग गैदरिंग कम्युनिटी का, एग्रीकल्चरल कम्युनिटी का, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स का, तो हम कर सकते हैं। ये कंसेप्ट इसकी यूटिलिटी है। ओके, तो इसकी सिग्निफिकेंस को हमने पढ़ा, एलपी विद्यार्थी ने दिया था, सैक्रेड कम्प्लेक्स भी एलपी विद्यार्थी ने दिया था, ट्राइबल कॉस्ट कॉन्टिन्यूम एफजी बेले ने दिया था, जजमानी सिस्टम विलियम एच वाइजर ने दिया था, कास्ट मोबिलिटी एमएन श्रीनिवासन ने स्टडी की थी, डोमिनेंट कास्ट एमएन श्रीनिवासन ने स्टडी किया था, है ना। तो थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ कास्ट हमने स्टडी की थी, कास्ट सिस्टम इन इंडिया हमने स्टडी किया, स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्ना एंड कास्ट हमने स्टडी किया, कर्मा ऋणा रिबर्थ हमने स्टडी किया, पुरुषार्था हमने स्टडी किया, हमने आश्रमा वर्ण आश्रमा हमने स्टडी किया, लिंग्विस्टिक एंड हमने रेशियल एंड लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स हमने स्टडी की, रेशियल की क्लासिफिकेशन हमने स्टडी की, एथिकल एंड लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स हमने स्टडी किए। ओके, तो अगर हम बात करें, आगे चलते हैं, आगे हम किसकी बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, तो वो है कि जैनिज्म, बुद्धिज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी ने इंडियन सोसाइटी में कैसे हेल्प की, क्या कंट्रीब्यूशन की। तो जैनिज्म की बात करें, बुद्धिज्म की बात करें, तो इन्होंने, इस्लाम की बात करें, क्रिश्चियनिटी की बात करें, जेंडर पता करना तो बहुत ही, ये हम स्टडी करते हैं। तो हमने स्टडी किया कि बुद्धिज्म ने कैसे इम्पैक्ट किया, इस्लाम ने कैसे इम्पैक्ट किया, जैनिज्म ने कैसे इम्पैक्ट किया, क्रिश्चियनिटी ने कैसे इम्पैक्ट किया इन एंशिएंट सोसाइटी, इन इंडियन सोसाइटी। तो ये हम स्टडी करेंगे। बुद्धिज्म हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, इस्लाम हो गया, जैनिज्म हो गया, ठीक है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी। तो इन्होंने इंडियन सोसाइटी को
कैसे इम्पैक्ट किया? वो हम स्टडी करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं इस्लाम, जैनिज्म की बात करें, तो जैनिज्म ने इंडियन सोसाइटी, जैनिज्म किस में बिलीव करता था? पीस में बिलीव करता था, इक्वलिटी में बिलीव करता था। तो शांति का पाठ पढ़ाया, इक्वलिटी का पाठ पढ़ाया जैनिज्म, बुद्धिज्म ने। अब क्रिश्चियनिटी ने क्या किया? बड़े सारे सोशल रिफॉर्म्स कैरी आउट किए, स्कूल्स खोले, हॉस्पिटल्स खोले, सोशल रिफॉर्म्स कैरी आउट किए, है ना। इस्लाम ने क्या किया? आर्ट को प्रमोट किया, फूड को एनरिच किया, आर्ट, फूड, लैंग्वेज, यूनिटी को प्रमोट किया। अब जैनिज्म की बात करें, इन्होंने क्या किया? नॉन वायलेंस को टॉट किया, कंपैशन को टॉट किया, केयर फॉर नेचर को टॉट किया। ओके, तो जैनिज्म बिलीव करते थे अहिंसा एंड इकोलॉजी में, ठीक है। तो इन्होंने पाठ जो पढ़ाया, जैनिज्म जो थे वो बिलीव करते थे किसी को मारना नहीं है, वातावरण को स्वच्छ रखना है, क्लीन रखना है एनवायरनमेंट को, किसी को मारना नहीं है। तो जैनिज्म की जो टीचिंग थी, इन्होंने महात्मा गांधी को भी इन्फ्लुएंस किया। इन्होंने कहा कि तो इन्वायरमेंटल केयर की बात भी करते हैं। जो जैन के टेक्स्ट्स हैं वो पानी को बचा के रखने की बात करते हैं, प्लांट्स को कंजर्व करने की बात करते हैं, सॉइल को कंजर्व करने की बात। ये मॉडर्न आइडिया है इनका, इन्वायरमेंटल केयर भी ये करते हैं, नॉन वायलेंस पे ये काम करते हैं, एनिमल वेलफेयर के लिए ये काम करते हैं। तो दिलवारा टेम्पल जो था, माउंट अबू, ये जैन टेम्पल है। तो माउंट अबू में जो दिलवारा टेम्पल है वो जैन टेम्पल है। तो ये मोटिवेट करते थे एथिक्स को फॉलो करने के लिए ट्रेड और बिजनेस में। एनिमल की वेलफेयर की बात करते थे, कहते वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट करते थे, कंपैशन होना चाहिए लोगों के लिए, एनवायरनमेंट की केयर करनी चाहिए, एथिक्स की बात करते थे, बिजनेस एथिक्स की बात करते थे, नॉन वायलेंस पे बिलीव करते थे। इस्लाम किसकी बात करता है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करता है। ओके, लैंग्वेज और कल्चर में इनका कंट्रीब्यूशन है। ओके, उर्दू डेवलप हुई क्योंकि यहाँ पे जो पर्शियन लैंग्वेज का मिक्स है, पर्शियन, अरेबियन और लोकल लैंग्वेज की मिक्स से उर्दू लैंग्वेज डेवलप की। तो लैंग्वेज एंड कल्चर को इन्होंने प्रमोट किया। ओके, तो इन्होंने आर्किटेक्चर बनवाए, बहुत सारे, रेड फोर्ट हैं, कुतुब मीनार हैं, ताजमहल हैं। तो इसमें इंडियन स्टाइल भी है और पर्शियन स्टाइल भी है। आर्किटेक्चर इन्होंने बनाए, लैंग्वेज एंड कल्चर इन्होंने पे काम किया, म्यूजिक एंड आर्ट पे इन्होंने काम किया। इन्होंने मुगल पेंटिंग्स इंट्रोड्यूस की, कवालीस इंट्रोड्यूस की, गजल्स इंट्रोड्यूस की। तो इन्होंने कहा कि इक्वालिटी होनी चाहिए भगवान के आगे। तो इंडिया को जैसे बिरयानी हो गई, कबाब हो गए, है ना,
शेर खुरमा। तो इंडियन कुजीन्स के लिए पार्ट बन गए। कौन कौन क्या क्या पार्ट बन गया इंडियन कुजीन्स का? बिरयानी, कबाब्स, ये पार्ट बन गए इंडियन कुजीन्स के। इन्होंने लैंग्वेज भी लेके आए, आर्ट को प्रमोट किया। उर्दू जो है वो मिक्स है पर्शियन, अरेबियन और लोकल लैंग्वेज का। म्यूजिक और आर्ट को इन्होंने प्रमोट किया। इन्होंने मुगल पेंटिंग्स को प्रमोट किया। इन्होंने कवालीस लेके आए, गजल्स लेके आए। तो आर्किटेक्चर इन्होंने काफी ज्यादा बनाए, लैंग्वेज बनाई, फूड जो थे यहाँ पे इंडियन कुजीन का पार्ट बन गया। आर्किटेक्चर में जैसे दिया इन्होंने, ताजमहल दिया, कुतुब मीनार दिया। अब हम क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं। क्रिश्चियनिटी ने एजुकेशन के ऊपर काफी इम्पैक्ट रहा, हेल्थ के ऊपर काफी इम्पैक्ट रहा। इन्होंने सोशल रिफॉर्म्स किए, ठीक है। तो स्लेवरी को अबॉलिश किया, वुमेन्स एजुकेशन के लिए काम किया। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी इंट्रोड्यूस किया इन्होंने। गोथिक चर्चेस लाइक सेंट पॉल कैथेड्रल है कोलकाता में। क्रिसमस सेलिब्रेशन होता है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में आप देखोगे आपको गोथिक चर्चेस इन्होंने इंट्रोड्यूस की इंडिया में, जैसे सेंट पॉल कैथीड्रल इन कोलकाता में। तो इंडिया को लिंक किया वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, ट्रेड के साथ, लैंग्वेज के साथ, आइडियाज के साथ। तो सर्विस, सोशल वर्क कैरी आउट किया, सर्विस दी इन्होंने। क्रिश्चियनिटी की बात हो गई, जैनिज्म की बात हो गई, ये इस्लाम की बात हो गई, बुद्धिज्म की बात करें, इन्होंने कहा कि इक्वालिटी होनी चाहिए कास्ट के ऊपर। ऐसा नहीं है कि एनलाइटनमेंट हर कास्ट का व्यक्ति अटेन कर सकता है, इसमें अपर कास्ट का होना जरूरी नहीं है। तो इक्वालिटी बताई कास्ट की। तो एजुकेशन के लिए बात की, है ना। मोनास्ट्रीज जो थी वो इन्होंने यूनिवर्सिटी सेटअप की, नालंदा और तक्षशिला। नॉन वायलेंस, टॉलरेंस, जैनिज्म ने भी बात की और बुद्धिज्म ने भी बात की, क्योंकि बुद्धिज्म को इन्फ्लुएंस किया था अशोका ने। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो इन्होंने ब्यूटीफुल स्टूपास बनाए बुद्धिज्म ने, रॉक कट केव्स बनाए और इंडियन कल्चर को साउथ ईस्ट एशिया में स्प्रेड किया। जैनिज्म ने भी आर्किटेक्चर बनाया, जैसे दिलवारा टेम्पल है माउंट आबू में, उसको बनाया। बुद्धिज्म ने आर्किटेक्चर में बात करें तो रॉक कट केव्स बनाई, इलोरा एंड अजंता। तो स्टूपास बनाए, जैसे सांची स्टूपास है। तो नॉन वायलेंस पे बिलीव किया, टॉलरेंस पे बिलीव किया, एजुकेशन फॉर ऑल की बात की। मोनास्ट्रीज जो थी, अर्लियर यूनिवर्सिटी जो थी नालंदा एंड तक्षशिला, वो अर्लियर यूनिवर्सिटीज बन गई। मोनास्ट्रीज थी, ये अर्लियर यूनिवर्सिटीज बन गई। इक्वालिटी की बात की। तो बहुत सारा वर्क जो है आपको देखने को मिलता है। तो क्या क्या काम किया, है ना। तो इंडियन सोसाइटी पे क्या इन्फ्लुएंस किया बुद्धिज्म ने, जैनिज्म ने, इस्लाम ने, क्रिश्चियनिटी ने, वो हम पढ़ते हैं। ओके। तो बहुत ज्यादा काम किया इन्होंने, ब्यूटीफुल वर्क किया, है ना। हमारे यहाँ पे
हमने इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म, जैनिज्म और हमने इस्लाम, क्रिश्चियनिटी के इम्पैक्ट को हमने पढ़ा, है ना। तो हमने देखा कि किस तरह से इन्होंने इंडियन सोसाइटी में इम्पैक्ट किया। अलग अलग रिलीजन ने आर्किटेक्चर्स बनाए, म्यूजिक एंड आर्ट को प्रमोट किया, फूड को इंट्रोड्यूस किया, नॉन वायलेंस की बात की, बिजनेस एथिक्स की बात की, ट्रेड एथिक्स की बात की, नॉन वायलेंस को प्रमोट किया, पीस को प्रमोट किया। जैसे